मैनपुरी षड्यंत्र। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद बिस्मिल ब्रिटिश साम्राज्य का समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। 1916 में एक पुस्तक छपकर आ चुकी थी। कुछ नवयुवक उनसे जुड़ चुके थे। स्वामी जी सोमदेव का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। एक संगठन उन्होंने गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी के नाम से खुद खड़ा कर लिया था। इस संगठन की ओर से एक इश्तिहार और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से रामप्रसाद ने, जो अब तक बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, जून 1918 में तथा सितंबर 1918 में एक कुल मिलाकर 3 डकैतियां भी डाली, जिससे पुलिस सतर्क होकर इन युवकों की खोज में जगह जगह छापे डाल रही थी। 26 से 31 दिसंबर 1918 तक दिल्ली में लाल किला के सामने हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस संगठन के नवयुवकों ने चिल्ला चिल्लाकर जैसे ही पुस्तकें बेचना शुरू किया कि पुलिस ने छापा डाला, किंतु बिस्मिल की सूझबूझ से सभी पुस्तकें बच गईं। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म यमुना किनारे स्थित मई गांव में हुआ था। वे इटावा जिले के प्रसिद्ध कस्बे औरैया के डीएवी स्कूल में अध्यापक थे। देशभक्ति का जुनून सवार हुआ तो शिवाजी समिति के नाम से एक संस्था बना ली और हथियार एकत्र करना शुरू कर दिया। आगरा से हथियार लाते हुए पकड़े गए थे। किले में कैद थे। वहां से पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गए। बिस्मिल की मातृवेदी संस्था का विलय शिवाजी समिति में करने के बाद दोनों ने मिलकर कई काम किए। एक बार पुनः पकड़े गए। पुलिस पीछे पड़ी थी। भागकर दिल्ली चले गए, जहां उनका प्राणांत हुआ। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में पंडित गेंदालाल जी का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर से 5 युवक शामिल हुए थे, जिनके लीडर रामप्रसाद बिस्मिल थे, किंतु वे पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। 1 नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट BS क्रिस ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुना दिया। जिन जिन को सजाएं हुई उनमें मुकुंदी के अलावा सभी को फरवरी 1920 में आम माफी के ऐलान में छोड़ दिया। बिस्मिल पूरे 2 वर्ष भूमिगत रहे। उनके दल के ही कुछ साथियों ने शाहजहांपुर में जाकर यह अफवाह फैला दी कि भाई रामप्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि वे पुलिस मुठभेड़ के दौरान, जहां आजकल ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है, वहां के निर्जन बिहड़ों में चले गए। वहां उन दिनों केवल बबूल के ही वृक्ष हुआ करते थे और उस पर जमीन में आदमी तो कहीं दूर दूर तक दिखता ही नहीं था। पलायन अवस्था में साहित्य सृजन। रामप्रसाद बिस्मिल ने यहाँ के एक छोटे से गांव रामपुर जहांगीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमते हुए गांव के गुजरे की गई गाय भैंस चराई। इसका बड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा के द्वितीय खंड स्वदेश प्रेम में किया है। यहीं रहकर उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा। वस्तुतः यह उपन्यास मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखित पुस्तक निहिलिस्ट रहस्य का हिंदी अनुवाद है, जिसकी भाषा और शैली दोनों ही बड़ी रोचक है। अरविंद घोष की एक अति उत्तम बांग्ला पुस्तक यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने भूमिगत रहते हुए ही किया था। यमुना किनारे की जमीन उन दिनों पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित समझी जाती थी, अतः बिस्मिल ने उस निरापद स्थान का भरपूर उपयोग किया। वर्तमान समय में यह गांव चूंकि ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 सेक्टर के अंतर्गत आता था, अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर जागीर गांव के क्षेत्र में आने वाली वन विभाग की आरक्षित भूमि पर उनकी स्मृति में अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उद्यान विकसित कर दिया है, जिसकी देखरेख ग्रेटर नोएडा प्रशासन के वित्त पोषण से प्रदेश का वन विभाग करता है। बिस्मिल की एक विशेषता यह थी कि वे किसी भी स्थान पर अधिक दिनों तक ठहरते नहीं थे। कुछ दिन रामपुर जागीर में रहकर अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के गांव में कोसमा जिला मैनपुरी में भी रहे। मजे की बात यह थी कि उनकी अपनी बहन तक उन्हें पहचान नहीं पाई।
कोसमा से चलकर बाह पहुंचे। कुछ दिन वहां रहे, फिर वहां से पिनहट आगरा होते हुए ग्वालियर रियासत स्थित अपने दादा के गांव बरबई चले गए। उन्होंने वहां किसान के भेष में रहकर कुछ दिनों हल भी चलाया। पलायन अवस्था में रहते हुए उन्होंने 1918 में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद किया। उनके सभी साथियों का यह पुस्तक बेहद पसंद आई। इस पुस्तक का नाम उन्होंने कैथराइन रखा। इतना ही नहीं, बिस्मिल ने सुशील माला सीरीज से कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की थीं, जिनमें मन की लहर नामक कविताएं का संग्रह कैथराइन या स्वाधीनता की देवी कैथराइन ब्रशकोविस्की की संक्षिप्त जीवनी, स्वदेशी रंग व उपयुक्त बाल्शेविकों की करतूत नामक उपन्यास प्रमुख थे। स्वदेशी रंग के अतिरिक्त अन्य तीनों पुस्तकें आम पाठकों के लिए पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। पुनः क्रांति की ओर। सरकारी ऐलान के बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने वतन शाहजहांपुर आकर पहले भारत सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कुछ दिनों तक नौकरी की। उसके बाद सदर बाजार में रेशमी साड़ियों की दुकान खोलकर बनारसी लाल के साथ व्यापार शुरू किया। व्यापार में उन्होंने नाम और धन दोनों कमाया। कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कलकत्ता में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने जब उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखी तो वे उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया, जिनमें एक उमादत्त शर्मा भी थे, जिन्होंने आगे चलकर 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथराइन छापी थी। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर मौलाना हसरत मोहानी का खुलकर समर्थन किया और अंततोगवा गांधी जी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित करवा कर ही माने। इस कारण वे युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गए। समूचे देश में असहयोग आंदोलन शुरू करने में शाहजहांपुर के स्वयंसेवकों की अहम भूमिका थी, किंतु 1922 में जब चौरा चौरी कांड के पश्चात किसी से परामर्श किए बिना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो 1922 की कांग्रेस में बिस्मिल व उनके साथियों ने गांधी जी का एक ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में फिर दो विचारधाराएं बन गई, एक उदारवादी या लिबरल और दूसरी विद्रोही या रेबेलियन। गांधी जी विद्रोही विचारधारा के नवयुवकों को कांग्रेस की आम सभाओं में विरोध करने के कारण हुल्लड़बाज कहा करते थे। एक बार तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर क्रांतिकारी नवयुवकों का साथ देने पर बुरी तरह फटकार भी लगाया था। HRA का गठन। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू व देशबंधु चित्तरंजन दास, शरीखा धानाड्य लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। नवयुवकों ने तथर्थ पार्टी के रूप में रेवोल्यूशनरी पार्टी का ऐलान कर दिया। सितंबर 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने यह निर्णय लिया कि वे भी अपनी पार्टी का नाम व संविधान आदि निश्चित कर राजनीति में दखल देना शुरू करेंगे, अन्यथा देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र हावी हो जाएगा। सुप्रसिद्धि क्रांतिकारी लाला हरदयाल, जो इन दिनों विदेश में रहकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में स्वामी सोमदेव के समय से ही थे। लाला जी ने ही पत्र लिखकर रामप्रसाद बिस्मिल को सच्चिदानंदनाथ सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। लाला जी की सलाह मानकर रामप्रसाद इलाहाबाद गए और सच्चिदानंदनाथ सान्याल के घर पर पार्टी का संविधान तैयार किया। नवगठित पार्टी का नाम संक्षेप में HRA रखा गया व इसका संविधान पीले रंग के पर्चे पर छपकर सदस्य को भेजा गया। 3 अक्टूबर 1924 को इस पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी बैठक कानपुर में की गई, जिसमें सच्चिदानंदनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व रामप्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी का नेतृत्व बिस्मिल को सौंपकर सान्याल व चटर्जी बंगाल चले गए।
पार्टी के लिए चंदा एकत्र करने में कठिनाइयां को देखते हुए आयरलैंड के क्रांतिकारियों का तरीका अपनाया गया और पार्टी की ओर से पहली डकैती 25 दिसंबर 1924 क्रिसमस की रात को बमरौली में डाली गई, जिसका कुशल नेतृत्व बिस्मिल ने किया था। इसका उल्लेख चीफ कोर्ट ऑफ अवध के फैसले में मिलता है। द रेवोल्यूशनरी घोषणा पत्र का प्रकाशन। क्रांतिकारी पार्टी की ओर से 1 जनवरी 1925 को किसी गुमनाम जगह से प्रकाशित एवं 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच समूचे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित 4 पृष्ठ के पैम्पलेट द रिवोल्यूशनरी में रामप्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार कदम नाम से अपने दल की विचारधारा का लिखित रूप में खुलासा करते हुए साफ शब्दों में घोषित कर दिया था कि क्रांतिकारी इस देश के शासन व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी की नीतियों का मजाक बनाते हुए यह प्रश्न भी किया था कि जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक कहता है वह अंग्रेजों से खुलकर बात करने में डरता क्यों है। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को ऐसे छद्मवेशी महात्मा के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए उनकी क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होकर अंग्रेजों से टक्कर लेने का खुला ऐलान किया था। द रिवोल्यूशनरी नाम से प्रकाशित हुए 4 पृष्ठ घोषणा पत्र को देखते ही ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। संयोग से सच्चिदानंद नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए, जब यह घोषणा पत्र अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए। उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते न थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरे किए बगैर छोड़ते न थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब तो और भी अधिक बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बीचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उन्हें कुछ विशेष धन प्राप्त नहीं हो सका। इसी दरमियान चंद्रशेखर आजाद उनके संपर्क में पूरी तरह आ चुके थे, डकैती में भी शामिल हो चुके थे। वे उनकी ऐसे विश्वस्त और दिलेर क्रांतिकारी साथी बन चुके थे जिन पर रामप्रसाद बिस्मिल गर्व करते थे।